हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संतोष साहू है और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री सब्जेक्ट। इस समय हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल का अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, लास्ट क्लास में मैं आपको मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसके गुण पढ़ा चुका था और अब हम पढ़ रहे थे मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष या कमी। मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष या कमी पढ़ रहे हैं। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष या कमी। कुछ कमी मैं आपको बता के गया था। नंबर एक बताई थी मैंने कमी, मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। आपको ध्यान होगा, लास्ट क्लास में आपको समझा के गया था। पिछली वीडियो अगर जिसने ये नहीं पढ़ा है, पिछली वीडियो को ढंग से देखें, तब आपके समझ में बहुत ईजिली आ जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। मैंने इसको समझाया था, हाइड्रोजन फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों से भी गुणों में समानता दर्शाता है और 7th ए वर्ग के तत्वों से भी गुणों में समानता दर्शाता है। तो मेंडलीव ये निश्चित नहीं कर पाया कि हाइड्रोजन को फर्स्ट ए में रखें या 7th ए में रखें। ठीक है, तो मेरी बात समझ गए। मेंडलीव कंफ्यूज हो गया, हाइड्रोजन को स्थान फर्स्ट ए में दें या 7th ए में दें। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। नेक्स्ट बताया था मैंने समस्थानिकों के बारे में। ठीक है, अच्छा, समस्थानिक क्या होते हैं? देखो, मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने लिखा 6C12 और 6C13, ये दोनों कार्बन परमाणु हैं। क्लियर कर लो पहले, दोनों किसके परमाणु हैं? कार्बन। और ढंग से समझ लो, कुछ लड़के कह रहे थे साहब ये समझ में नहीं आया, तो समझ लो, ये कार्बन परमाणु है। ये नीचे जो लिखी हुई है ये है इसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, जिसको परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। तो अगर कभी किसी तत्व के सिंबल को इस तरह से लिख दे तो ये है कार्बन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या। तो इसमें भी प्रोटॉनों की संख्या 6 है और इस कार्बन परमाणु में भी प्रोटॉनों की संख्या 6 है। क्लियर। और ये नीचे जो ये ऊपर जो लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, ये है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, जिसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग है। अब इस कार्बन परमाणु में जब प्रोटॉन 6 हैं तो न्यूट्रॉन फिर 6 ही, तो न्यूट्रॉन भी कितने आएंगे? 6 आएंगे। कारण क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग 12 है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग लगा हुआ है। जब प्रोटॉन 6 है तो न्यूट्रॉन 6 ही होंगे। और इस कार्बन परमाणु में प्रोटॉन तो 6 हैं, ये है 6C13, ये 6C12 है और ये 6C13। इसमें प्रोटॉन 6 है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 7। अब इन दोनों कार्बन परमाणुओं को देखो, इसमें प्रोटॉन 6, इसमें भी प्रोटॉन 6, इसमें न्यूट्रॉन 6 और इसमें न्यूट्रॉन 7। तो सीधी सी बात है, इसका वजन ज़्यादा आएगा, परमाणु भार इसका अधिक आएगा। परमाणु भार प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों के भार का योग होता है, इसका परमाणु भार ज़्यादा आएगा।
तो कार्बन तत्व में दो अलग अलग तरह के परमाणु मिलते हैं कार्बन के, एक ऐसा और एक ऐसा, ये कहता है समस्थानिक। समस्थानिक क्या है? किसी तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो, किसी तत्व के, जैसे ये कार्बन तत्व के हैं, किसी तत्व के वे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक समान हो तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। और समस्थानिकों का दोस्तों परमाणु भार जो होता है वो अलग अलग आता है। इसका परमाणु भार अलग आएगा, इसका परमाणु भार अलग आएगा। क्यों आ रहा है? दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है। क्लियर? अब इनका परमाणु भार अलग अलग है तो सीधी सी बात है, मेंडलीव ने जब अपनी आवर्त सारणी को बनाया तो उसने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लिखा था। तो समस्थानिकों को भी तो लिखना चाहिए था। समस्थानिक जो होते हैं उनके परमाणु भार अलग अलग होते हैं, तो मेंडलीव को अपनी आवर्त सारणी में समस्थानिकों को भी अलग अलग लिखना चाहिए था, पर इसने समस्थानिकों के बारे में कुछ नहीं कहा। तो मेंडलीव ने समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया अपनी आवर्त सारणी में, जबकि इसको देना चाहिए था। क्यों देना चाहिए था? क्योंकि इनके परमाणु भार अलग अलग हैं और मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर रहा है। क्लियर? तो दो दोष तो ये हो गए कि समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया। यहाँ तक मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका था। अब इस टॉपिक को आज आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला देखो, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ढंग से सुनना, कुछ परमाणु भार के गलत जोड़े थे। मेंडलीव ये बात कहता है, अगली कमी देखना, मेंडलीव ने ये कहा कि मेंडलीव से जब वैज्ञानिकों ने पूछा तो मेंडलीव ने ये कहा कि मैंने तत्वों को अपनी आवर्त सारणी में परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया है। यही तो कहा इसने, यही तो इसका आवर्त नियम था कि मेंडलीव ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लिखा था। क्लियर? पर कुछ जगह परमाणु भार का बढ़ता क्रम ना होकर के परमाणु भार का कैसा क्रम था? घटता क्रम था। मतलब इससे इसका परमाणु भार ज्यादा, इससे इसका परमाणु भार ज्यादा, फिर कम आ गया। मतलब कुछ जगह परमाणु भार का बढ़ते क्रम के स्थान पर परमाणु भार का घटता क्रम था मेंडलीव की आवर्त सारणी में। भाई मेंडलीव ये कहता है कि मैंने अपनी सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया है, पर कुछ स्थानों पर परमाणु भार के गलत जोड़े थे, अर्थात कुछ स्थानों पर परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्व व्यवस्थित ना होकर के घटते हुए क्रम में थे। तो तीसरी कमी, मेंडलीव की आवर्त सारणी की ढंग से समझ लेना। तीसरी कमी, कुछ स्थानों पर परमाणु भार बढ़ते क्रम में ना होकर के परमाणु भार बढ़ते क्रम के स्थान पर घटते क्रम में था। समझ लो, समझ में आगे होगा। मतलब मेंडलीव ने कह रहा है मैंने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लिखा है, तो कुछ स्थानों पर परमाणु भार बढ़ते क्रम के स्थान पर घटते क्रम में था। ठीक है? तो परमाणु भार के आधार पर अब ये गड़बड़ इसने कहाँ पर की थी ये देखो। एक तो यहाँ ऑर्गन और पोटेशियम में, टेलुरियम और आयोडीन में, कोबाल्ट और निकल में। ढंग से देख लो, ये तीनों जगह गड़बड़ थी। परमाणु भार का बढ़ता क्रम होता है ऑर्गन और पोटेशियम, पर इसकी सारणी में पहले पोटेशियम था फिर ऑर्गन था। अब इस समय तो ये परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं। कोबाल्ट से अधिक परमाणु भार निकल का होता है, टेलुरियम से अधिक परमाणु भार आयोडीन का होता है।
अब तो ये बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं, पर मेंडलीव की आवर्त सारणी में ये उल्टे लिख रहे थे। मतलब पहले के था, बाद में ऑर्गन था। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में ना लिखे होकर के परमाणु भार के घटते क्रम में लिखे हुए थे। सही है। और इनको आप ट्रिक से याद कर सकते हो। आमिर खान तेरी इच्छा कोक नहीं। कोक मतलब समझ गए, कोकोला। आमिर खान तेरी इच्छा कोक नहीं। देखो आमिर खान जो था वो पेप्सी का ऐड करता था, तो वो किसका ऐड नहीं करता था? कोक का। तो आमिर खान की इच्छा क्या नहीं थी? कोक नहीं थी। तो इसको आप याद रख सकते हो। कोई आपसे पूछे मेंडलीव की आवर्त सारणी में कौन कौन से तत्वों के जोड़े परमाणु भार के बढ़ते क्रम में नहीं थे, तो ये जोड़े परमाणु भार के बढ़ते क्रम में नहीं थे। एक तो ऑर्गन और पोटेशियम। ठीक है। तो हम कह सकते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के जोड़े परमाणु भार के बढ़ते क्रम के स्थान पर घटते क्रम में उपस्थित थे। ये जोड़े निम्न हैं। तो ये जोड़े दिख रहे हैं आपको। एक जोड़ा तो ये था ऑर्गन और पोटेशियम का, एक जोड़ा ये था टेलुरियम और आयोडीन का, और एक जोड़ा ये था कोबाल्ट और निकिल का। मेंडलीव की आवर्त सारणी में उल्टे लिखे हुए थे। पहले निकिल था, बाद में कोबाल्ट था। परमाणु भार के बढ़ते क्रम के स्थान पर ये कैसे लिखे हुए थे? घटते क्रम में। ट्रिक से याद करें जिससे आपको याद रहे। तो नेक्स्ट एरो लगा करके लिखो जो मैं बोलने जा रहा हूं। लिखो मेंडलीव की आवर्त सारणी में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के जोड़े, कुछ तत्वों के जोड़े, कुछ तत्वों के जोड़े परमाणु भार के, परमाणु भार के बढ़ते क्रम के स्थान पर, बढ़ते क्रम के स्थान पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित थे। घटते क्रम में थे। ठीक है। परमाणु भार के बढ़ते क्रम के स्थान पर परमाणु भार के घटते क्रम में थे। तो नीचे इनको नोट कर लो आप, जिससे आपको याद रहे। ट्रिक से याद रखो, आमिर खान तेरी इच्छा कोबाल्ट नहीं, कोक नहीं। तो समझ जाना ये गलत थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में परमाणु भार के बढ़ते क्रम के स्थान पर घटते हुए क्रम में थे। तो इसको नोट करो। देखो आपको वीडियो पसंद आती है पर आप लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते। तो करा करो, इसे नोट करें फटाफट। ठीक है। अच्छा ये कमी हो गई, और कमी बताता हूं। नोट कर लिया। अब आगे और कमी देखो मेंडलीव की आवर्त सारणी की। देखो पिछली वीडियो आप रेगुलर पढ़ो है ना, जब आपको आसानी से, बहुत आसानी से आगे समझ में आता चला जाएगा। तो जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है वो पिछली वीडियो का अध्ययन करें। अब आगे देखो आप। ठीक है, आ जाओ बोर्ड की तरफ। नेक्स्ट कमी बताता हूं मेंडलीव की आवर्त सारणी की। ठीक है। तो देखो जैसे मैं मेंडलीव की आवर्त सारणी की थोड़ी सी झलक दिखाता हूं आपको। मेंडलीव की आवर्त सारणी में आपको ध्यान होगा 8 वर्ग थे। सही है।
इस तरह कितने वर्ग थे? 8 वर्ग थे। बाद में एक वर्ग और जोड़ दिया था, कौन सा वर्ग? शून्य वर्ग। तो बाद में 9 वर्ग हो गए। शून्य, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और एट्थ। इस तरह मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 वर्ग थे, बाद में एक वर्ग और जोड़ दिया गया तो टोटल 9 वर्ग हो गए। प्रत्येक वर्ग फर्स्ट से लेकर के सेवेंथ तक 2 उपवर्गों में विभाजित था। आपको ध्यान होगा, फर्स्ट से लेकर के सेवेंथ तक। ठीक है, 2 उपवर्गों में विभाजित था। अच्छा, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में मेंडलीव ने तत्वों को व्यवस्थित किया था। हाइड्रोजन, फिर कौन आया? हीलियम। ये आवर्त संख्या पहला। 7 आवर्त थे ना, क्लियर। दूसरा हाइड्रोजन और हीलियम। हीलियम के बाद लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सही है। फिर कौन आएगा? नियोन। तो ये दूसरा आवर्त था। अब तीसरा आवर्त, नियोन के बाद कौन आएगा? बताओ। सोडियम, कुछ तो याद होंगे। फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और फिर एक और गैस आएगी उत्कृष्ट गैस, कौन सी? ऑर्गन। ये आवर्त संख्या 3 था। फिर आवर्त संख्या 4। कुछ झलक दिखा रहा हूं मैं मेंडलीव की आवर्त सारणी किस तरह की थी। आपको याद नहीं करनी है, बेफालतू की मेहनत मत करना। सही है। फिर आएगा पोटेशियम, फिर कैल्शियम, फिर चालू होंगे डी ब्लॉक के तत्व। अब तक तो एस और पी ब्लॉक के तत्व थे, इसलिए ये उपवर्ग ए में रखे थे। ध्यान करो, मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो उपवर्ग ए है उनमें एस और पी ब्लॉक के तत्व हैं। अब इसके बाद चालू हुए थे डी ब्लॉक के तत्व। सही है। वो गए कौन से में? बी उपवर्ग में। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फिर आयरन, कोबाल्ट और निकेल, फिर कॉपर और जिंक। इस तरह से। सही है। कॉपर और जिंक, फिर कौन? गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन। इस तरह से ये वर्ग। और फिर ब्रोमीन के बाद आएगा क्रिप्टॉन। तो इस तरह से और भी 3 आवर्त थे, पर मैं यहीं तक अपनी बात को समझा सकता हूं। देखो एक ढंग से मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक विशेषता देखो कि वर्ग में जो तत्व हैं उनकी केवल संयोजकता समान है। जैसे यहां देखो, तुमने पढ़ा होगा CaCl2, मतलब कैल्शियम 2 हैलोजनों से जुड़ता है, तो कैल्शियम की संयोजकता 2 है और जिंक की भी संयोजकता 2 है। मैग्नीशियम की संयोजकता भी 2 है, MgCl2। अच्छा, बोरॉन की बात करें, बोरॉन की संयोजकता 3 होती है, Al की भी 3 होती है, Sc की, स्कैंडियम की भी 3 होती है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम किसी वर्ग में जाएं तो वर्ग में उपस्थित जो तत्व है, चाहे वो ए उपवर्ग का है चाहे बी उपवर्ग का, मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्ग में उपस्थित तत्वों की संयोजकता समान थी। बस संयोजकता ही समान थी, अन्य गुणों में तो भिन्नता थी। सही है।
केवल इनकी क्या समानता थी? केवल किसमें? संयोजकता में समानता थी। तो आप ये भी कमी माने। मेंडलीव कहता है कि जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखते हैं तो निश्चित अंतराल के बाद गुणों की पुनरावृत्ति होती है। तो केवल एक गुण की पुनरावृत्ति हो रही है। वास्तविकता देखें तो किसकी? केवल संयोजकता। मतलब वर्ग में केवल क्या समान आ रही है? संयोजकता। तो वर्ग में उपस्थित तत्वों की केवल संयोजकता ही समान थी, जबकि अन्य गुणों में भिन्नता थी। क्लियर? तो एक कमी ये लिख सकते हैं हम। लिखो नेक्स्ट लाइन से, लिखो मेंडलीव की आवर्त सारणी में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में किसी वर्ग में उपस्थित, किसी वर्ग में उपस्थित तत्वों, किसी वर्ग में उपस्थित तत्वों की केवल संयोजकता समान थी, किसी वर्ग में उपस्थित तत्वों की केवल संयोजकता समान थी, केवल संयोजकता समान थी, व अन्य गुणों में भिन्नता थी। तो ये भी कमी है, केवल संयोजकता ही समान थी बस, व अन्य गुणों में भिन्नता थी। ध्यान रखना, केवल संयोजकता समान थी व अन्य गुणों में भिन्नता थी। और बताऊं, कमी तो बहुत है इसमें। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कमी नहीं होती तो आज यही आवर्त सारणी हम पढ़ रहे होते। ठीक है, अब आगे देखो, ये लिख लिया आपने। अब और देखो, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं, देखो वर्तमान आवर्त सारणी में, जो वर्तमान आवर्त सारणी आपने देखा होगा उसमें नीचे की ओर एफ ब्लॉक के तत्व लिखे होते हैं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में मेंडलीव ने एफ ब्लॉक के तत्वों को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया था। तो ये भी इसकी कमी है। इसमें एस ब्लॉक के तत्वों का स्थान है, वे ए उपवर्ग में रखे हैं। बी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस और पी ब्लॉक के तत्व ए उपवर्ग में रखे हैं, और जो बी उपवर्ग है उनमें डी ब्लॉक के तत्व है। देखो आप, पर वे कहाँ जाएंगे? कौन? एफ ब्लॉक के तत्व, उनका स्थान निश्चित नहीं था। तो इसको एक कमी और लिख लो अगली लाइन से डैश लगा करके। मेंडलीव की आवर्त सारणी में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक के तत्वों का स्थान निश्चित नहीं था। एफ ब्लॉक के तत्वों का स्थान निश्चित नहीं था। ठीक है, अच्छा, तो यहां तक क्लियर। ऐसी छोटी मोटी कई कमियां हैं किसकी? आवर्त सारणी में, मेंडलीव की में। और बता देता हूं कुछ। देखो, प्रथम वर्ग में उपस्थित तत्वों की संयोजकता एक है, देखा होगा आपने, NaCl। संयोजकता मतलब हैलोजनों की संख्या, किसी परमाणु से जुड़े हैलोजन संख्या। तो NaCl प्रथम वर्ग के तत्व जो हैं इनकी संयोजकता एक है। द्वितीय वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 है। तृतीय वर्ग के तत्वों की संयोजकता 3 है, AlCl3। चौथे वर्ग के तत्वों की संयोजकता 4 होती है, CCl4, आपने पढ़ा होगा। पांचवें वर्ग के तत्वों की 5 होती है साहब, PCl5 हमने पढ़ा है। ऐसी SF6 छठे वर्ग के तत्वों की संयोजकता 6 होती है। सल्फर से 6 फ्लोरीन जुड़ते हैं, संयोजकता हो जाएगी फ्लोरीनों की संख्या 6। सातवें वर्ग के इनकी भी होती है 7, ClF7 होता है। ClF7 क्लोरीन से 7 फ्लोरीन जुड़ते हैं तो क्लोरीन की संयोजकता 7 होती है। पर आठवें वर्ग के जो तत्व है इनकी संयोजकता 8 नहीं होती। कहीं हमको ऐसा नहीं मिला आज तक, FeCl8। तो यहाँ कमी है, ढंग से देखो। मैं एक बात कह रहा था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक ही विशेषता है, मैं ढंग से देखें तो, कि
कि वर्ग में उपस्थित जो तत्व है इनकी संयोजकता समान है, पर यह बात भी 8वें वर्ग पर फैल हो गई। 8वें वर्ग में उपस्थित तत्वों की संयोजकता 8 नहीं थी, जबकि मेंडलीव ये दावा करता है कि मेरी आवर्त सारणी में वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों की संयोजकता समान है, मतलब उस वर्ग की संख्या के बराबर है। तीसरे वर्ग के तत्वों की संयोजकता 3 है, BCl3। दूसरे वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 है, MgCl2। तो 8वें वर्ग के तत्वों की संयोजकता 8 होनी चाहिए, पर नहीं थी। तो एक कमी ये हो गई, आप ढंग से देखें भाई, पहले वर्ग के तत्वों की संयोजकता 1 है, दूसरे वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 है, तो 8वें वर्ग के तत्वों की संयोजकता 8 होनी चाहिए ना, नहीं थी। तो हम एक कमी ये भी लिख सकते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8वें वर्ग में उपस्थित तत्वों की संयोजकता 8 नहीं थी, ये भी इसकी कमी है, पर होनी चाहिए 8। फिर तो भाई जब 5वें वर्ग के तत्वों की संयोजकता 5 है, जैसे PCl5, इसमें फास्फोरस से 5 हैलोजन जुड़ रहे हैं, तो फास्फोरस की संयोजकता 5 है, तो 8वें वर्ग के तत्वों की संयोजकता 8 होनी चाहिए ना, नहीं थी भाई। तो इस बात को भी लिख लो। देखो मेंडलीव की आवर्त सारणी में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8वें वर्ग में उपस्थित, 8वें वर्ग में उपस्थित तत्वों की संयोजकता 8 नहीं थी। 8वें वर्ग में उपस्थित तत्वों की संयोजकता 8 नहीं थी, यह भी कमी है, होनी चाहिए थी 8। सही है। तो ऐसी इसमें बहुत सारी कमियां हैं, पर यह मेन कमी मैंने आपको बता दी है, जिन्हें आप अपने दिमाग में रखें। तो ये आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में इतनी जानकारी याद रखनी है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट वर्गीकरण की ओर बढ़ते हैं। हम मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात कर रहे थे। अब ढंग से सुने, नेक्स्ट वर्गीकरण जो भी आए डाल सकते हैं मोजले की आवर्त सारणी। मोजले की आवर्त सारणी। अब मेरी बात आप तसल्ली से सुनना, ढंग से सुनो। देखो मोजले ने तत्वों को परमाणु भार के स्थान पर परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में लिखा था। थोड़ा सा अंतर कर दिया मोजले ने। मेंडलीव ने तो क्या किया था, तत्वों को ये एक सारणी बन गई है। मेंडलीव ने तो तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में एक सारणी में लिखा था, और इसने तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में एक सारणी में व्यवस्थित किया था। बात तो वही है, पर परमाणु भार के स्थान पर क्या शब्द काम में लिया, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉनों की संख्या। तो मेंडलीव ने, मोजले ने तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में एक सारणी में व्यवस्थित किया था। 1913 में यह सारणी क्या कहलाती है, मोजले की आवर्त सारणी। क्लियर। तो यहीं से लिखते चलो, पहले हेडिंग डालो आप, मोजले की आवर्त सारणी, और कोष्टक में सन डाल लो 1913। 1913 और लिखो, इसमें लिखो मोजले ने 1913 में आई थी आवर्त सारणी, ठीक है। मोजले ने तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में एक सारणी में व्यवस्थित किया, एक सारणी में व्यवस्थित किया। क्लियर। आगे लिखो, यह सारणी, यह सारणी
मोजले की आवर्त सारणी कहलाती है। यह सारणी मोजले की आवर्त सारणी कहलाती है। इसकी आवर्त सारणी कहलाती है मोजले की। ठीक है। अच्छा, परमाणु भार की परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, ध्यान से सुन लो। और मेंडलीव ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। तो मोजले का आवर्त नियम क्या है? मोजले का आवर्त नियम, जिसको हम क्या कह सकते हैं? आधुनिक आवर्त नियम। मोजले के आवर्त नियम या आधुनिक आवर्त नियम, तो बस मेंडलीव के आवर्त नियम जैसा है। मेंडलीव क्या कहता था? जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सारणी में व्यवस्थित करते हैं तो एक निश्चित अंतराल के बाद गुणों की पुनरावृत्ति होती है। पर मोजले क्या कह रहा है कि जब तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में सारणी में व्यवस्थित करते हैं तो एक निश्चित अंतराल के बाद गुणों की पुनरावृत्ति होती है। अर्थात मोजले के अनुसार तत्वों के गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का मतलब समझ गए? एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीट होना। तो मोजले के अनुसार तो तत्वों के गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है, जबकि मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन है। मोजले का आवर्त नियम ही आधुनिक आवर्त नियम कहलाता है। तो नीचे हेडिंग डालो, मोजले का आवर्त नियम या आधुनिक आवर्त नियम। मोजले का आवर्त नियम या आधुनिक आवर्त नियम। लिखो, इसमें लिखो मोजले के अनुसार जब तत्वों को मोजले के अनुसार जब तत्वों को मोजले के अनुसार जब तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं, जब तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो एक निश्चित अंतराल के बाद गुणों की पुनरावृत्ति होती है। मतलब गुण रिपीट होते हैं, गुणों की पुनरावृत्ति होती है। अर्थात मोजले के अनुसार तत्वों के गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। और एक बात और लिख लें, मोजले का आवर्त नियम आधुनिक आवर्त नियम कहलाता है। आधुनिक आवर्त नियम कहलाता है। क्लियर? अब एक बात और सुनो, मोजले बड़ा सियाना वैज्ञानिक था, होशियार है ना। मोजले ने भी तत्वों को, देखो मेंडलीव ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में एक सारणी में लिखा था, और मोजले ने तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सारणी में लिखा था। एक बात बताओ, परमाणु भार का बढ़ता क्रम और परमाणु क्रमांक का बढ़ता क्रम एक जैसा ही तो होगा। अरे परमाणु क्रमांक क्या होता है?
परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु भार होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की वजन का योग। जब भाई परमाणु भार बढ़ेगा तो प्रोटॉनों की संख्या भी तो बढ़ेगी। मैं ये कह रहा हूं कि तत्वों को चाहे परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में लिख लो, चाहे परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लिख लो, क्रम तो वही आएगा। तो मोजले ने जो आवर्त सारणी बनाई थी बेईमानी कर गया ये। वो बिल्कुल मेंडलीव के आवर्त सारणी के समान थी। ध्यान रखना इस लाइन को। कई लड़के कहते हो नहीं साहब, अरे सुन ले, जो मैं कह रहा हूं वो 100% सही है। मोजले की आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी के समान थी। मतलब मोजले की आवर्त सारणी में 9 वर्ग थे, 0 से 8 तक। समझ लो कितने वर्ग थे? 9। और फर्स्ट से 7th वर्ग प्रत्येक 2 उपवर्ग में विभाजित था। ए उपवर्ग में एस और पी ब्लॉक के तत्व थे, बी उपवर्गों में डी ब्लॉक के तत्व थे। मेंडलीव मोजले की आवर्त सारणी में भी 7 आवर्त थे। सिंपल कहूं, मोजले की आवर्त सारणी में बिल्कुल डिटो किसके जैसी थी? मेंडलीव की। इसलिए मोजले फेमस नहीं है, फेमस है मेंडलीव। क्योंकि मोजले ने तो कॉपी की है, केवल आवर्त नियम बदला है। उसने परमाणु भार के जगह आवर्त नियम में क्या कर दिया? परमाणु क्रमांक। मेंडलीव कहता था तत्वों के गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन है, और मोजले कहता है तत्वों के गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है। तो एक लाइन स्टार लगा के लिखो, मोजले की आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी के समान थी। मोजले की आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी के समान थी। मतलब दोनों आवर्त सारणी एक दूसरे में समान थी, मैच कर रही थी। अब इसके बाद आते हैं जो तुम्हें पढ़नी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्तमान आवर्त सारणी। नेक्स्ट वर्गीकरण या नेक्स्ट हेडिंग, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप या वर्तमान आवर्त सारणी, जो वर्तमान में चल रही है उस आवर्त सारणी की बात कर रहा हूं अब मैं, जो किताबों में है, जिसमें 18 वर्ग है। लड़के उसे अब तक किसकी आवर्त सारणी मानते आए हैं? मोजले की। वो मोजले की नहीं है, क्लियर कर लो। मोजले की आवर्त सारणी तो मेंडलीव के बिल्कुल समान थी। हम पढ़ रहे हैं आवर्त सारणी का दीर्घ रूप या वर्तमान आवर्त सारणी, या इसको कह लो आधुनिक आवर्त सारणी। मोजले कौन है? मोजले तो बेकार, मेंडलीव था मेन वैज्ञानिक। तो मोजले ने तो कॉपी की है मेंडलीव की। वर्तमान आवर्त सारणी क्लियर कर देता हूं, जो आप अब किताबों में पढ़ते हो उसकी बात कर रहा हूं। यह आवर्त सारणी बोर, नील्स बोर आपने सुना होगा, उसी की बात कर रहा हूं। बरी, रेंग व वर्नर नामक वैज्ञानिकों ने तैयार की थी। मोजले ने ना करी, कौन ने करी? बोर, बरी, रेंग और वर्नर नामक वैज्ञानिकों ने। मोजले की आवर्त सारणी तो बिल्कुल मेंडलीव जैसी थी। हम जो वर्तमान में जो किताबों में आपके छपी हुई है जिसमें 18 वर्ग हैं, वो इन चारों वैज्ञानिकों ने तैयार की थी। इनमें भी सबसे ज्यादा योगदान किसका था? बोर का। तो वर्तमान आवर्त सारणी को हम बोर की आवर्त सारणी भी कह सकते हैं। सही है? तो हेडिंग डालो पहले, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। आवर्त सारणी का दीर्घ रूप या वर्तमान आवर्त सारणी
या आधुनिक आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी डाल दी हेडिंग, एक लाइन तो लिखी लो इसमें। यह आवर्त सारणी बोर, बरी, रेंग व बर्नर नामक वैज्ञानिकों ने तैयार की। यह आवर्त सारणी, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप भी इसे ही बोलते हैं वर्तमान आवर्त सारणी को, और ये समझ में आएगा आपको। यह आवर्त सारणी बोर, बरी, रेंग व बर्नर नामक वैज्ञानिकों ने तैयार की। ठीक है, तो इन वैज्ञानिकों ने ये तैयार की थी। इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। संग जुड़ जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? वीडियो को लाइक और पसंद करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो पर कमेंट करो। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो इसको पढ़ो, पूरी केमिस्ट्री की जान है ये आवर्त सारणी जो पढ़ने वाली है, इसको ढंग से पढ़ेंगे अपन, है ना। ठीक है, अब मैं विदा लेता हूँ और आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा।